प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 विषय गणित कार्य पुस्तिका के अंदर अध्याय 7 घन एवं घनमूल के सवाल हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपने साथियों को शेयर कर दें। तो पहला सवाल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्रियाकलाप 1, नीचे दी गई गाड़ियों पर लिखे नंबरों को ध्यान से देखो और उन्हें सही गैराज में खड़ा करो। जैसे गाड़ी संख्या 16 को एक्स की 2 गैराज में खड़ा किया गया है, मतलब एक्स का वर्ग। तो यहाँ पर 16 है, वो 4 का वर्ग है, 4 गुणा 4 होता है। और 27 वो है 3 का घन है, तो इसको एक्स की 3 गैराज में खड़ा करेंगे। और यहाँ पर 25 5 की घात 2 मतलब 5 का वर्ग है। 64 जो है 8 का वर्ग भी है और 4 का घन भी है। यहाँ पर 8 2 का घन है और 125 5 का घन है, 49 7 का वर्ग है। तो इस तरीके से एक का वर्ग भी होता है, एक का घन भी होता है। यहाँ पर 36 जो है वो 6 का वर्ग है, 216 6 का घन है, 81 9 का वर्ग है, 343 7 का घन है, 729 9 का घन है। तो कार गैरेज देख लो, यहाँ पर x की 2 का मतलब x का वर्ग, x की 3 का मतलब x का घन। तो यहाँ पर हमने जो x की वर्ग के रूप में लिखेंगे उसको इसमें लिख दिया। जैसे 16 25 64 49 1 36 81 इसमें आ गए। और x के घन के रूप में जो लिखे गए 27, जैसे 3 का घन होता है 64, 4 का घन होता है 8, 125 1 216 343 729 इसके अंदर आ चुके हैं। तो इसे कहाँ रखें, इस तरफ आप देखो लिखा हुआ है 64 को कहाँ रखें। तो 64 जो होता है प्यारे बच्चों 8 का वर्ग भी है और 4 का घन भी है, तो दोनों में लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर मैंने अलग कलर से दिखाया हुआ है 64 को, इधर भी और इधर भी दोनों में रखा हुआ है ना। इन कारों में से उन कारों को छांटो जो दोनों गैराजों में रखी जा सकती हैं। तो यहाँ पर 64 और 1 को मैंने अलग कलर से दिखाया हुआ है। 64 जो होता है 8 का वर्ग होता है, 64 जो होता है 4 का घन होता है। तो मैंने यहाँ पर करके भी दिखाए हैं, देखो 64 का घन और 64 का वर्ग। इसी प्रकार से 1 का वर्ग और 1 का घन, तो इसको दोनों में लिख सकते हैं। आगे है, नीचे मैदान में खड़ी कारों पर वे नंबर लगाओ जो ऊपर की गाड़ियों में नहीं आए हों और जिससे गाड़ी एक्स घन गैराज में जा सके। तो 8 की 3 मतलब 8 का घन 512 होता है, 10 का घन 1000 होता है, 11 का घन 1331 होता है, 12 का घन 1728 होता है और 13 का घन 2197 होता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप भी इस तरीके से लिख सकते हैं। घन का मतलब 8 को अगर 3 बार गुणा करेंगे तो 512 आएगा, 10 गुणा 10 गुणा 10 करेंगे तो 1000 आएगा, 11 गुणा 11 गुणा 11 करेंगे 1331 आएगा। 12 के घन का मतलब 12 को 3 बार गुणा करके लिखेंगे तो 1728 आएगा, 13 के घन का मतलब 2197 आएगा। आगे है प्रश्न नंबर, बॉक्स में दिए गए चित्रों में लिखी संख्याओं के बीच पैटर्न ढूंढो और इसी पैटर्न के आधार पर नीचे दिए गए चित्रों को पूरा करो। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखो 2 लिखा हुआ है, 2 को 2 बार गुणा करें 4, 2 को 3 बार गुणा करें 8, मतलब 2 का वर्ग तो होता है 4, 2 का घन होता है 8। इसी प्रकार -5 का वर्ग 25 और -5 का घन, -5 के घन का मतलब -5 गुणा -5। तो देखो माइनस से ये इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, 5 5 25 25 5 125 और एक माइनस बचा हुआ है तो 125 माइनस। इस तरीके से करना है। आगे देखो 8 का वर्ग तो होता है 64 और 8 का घन होता है 512, मतलब 8 को 2 बार गुणा करेंगे 64 आएगा और 3 बार करेंगे 512 आएगा। 3 का वर्ग 9 और 3 का घन 27। तो पैटर्न ढूंढ लिया हमने। यहाँ पर एक वर्ग है और एक घन है। 7 का वर्ग 49, 7 का घन 343, 6 का वर्ग 36 और 6 का घन 216। इसी प्रकार 1/2 का वर्ग 1/4। तो 1/2 का वर्ग कैसे करते हैं, 1/2 गुणा 1/2, तो ऊपर वाली संख्या अंश की गुणा 1 एकम 1, 2 दूनी 4 तो 1/4 आया। अगर इन्हीं को 3 बार गुणा करें, एक और करें तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाले की गुणा 1 एकम 1 एकम 1, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 आ जाएगा। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, 2 का वर्ग 1/4 और 2 का घन 1/8। इसी प्रकार -10 का जो घन होगा, तो -10 का वर्ग तो 100 होगा, क्यों, -10 गुणा -10, तो माइनस से माइनस कैंसिल 10 दाएं 100। इसी प्रकार -10 को अगर हम 3 बार गुणा करेंगे मतलब घन करेंगे, इस प्लस माइनस से माइनस प्लस हो गया, 10 दाएं 100
और 100 और 10 माइनस 1000, तो यहाँ पर माइनस 1000 लिख दिया हमने। इसी प्रकार से आगे वाले में -1/4 का वर्ग जो होगा वो तो 1/16 प्लस का हो जाएगा, और घन माइनस का 1/64, 9 का वर्ग 81 और घन 729। तो पैटर्न हमने समझ लिया और लिख भी दिया। आगे है प्रश्न नंबर 2 के अंदर पहला भाग, 1 से 14 तक की घन संख्याओं को लिखो। तो 1 का जो होता है वो 1 ही होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000, 11 का 1331 होता है, 12 का 1728 होता है और 13 का 2197 होता है और 14 का 2744 होता है, 2744 होता है। तो उपयुक्त सारणी में से उन संख्याओं तथा उनकी संख्या उन घन संख्याओं को छांटो जिनके इकाई के अंक समान है। इकाई के अंक समान का मतलब जैसे 1 का घन 1 होता है, तो 1 में और 1 में इकाई का अंक 1 इसमें भी है, इसमें भी है। तो 4 और 4 का जो घन है वो 64 होता है, तो इकाई का अंक इसमें 4 है, इसमें भी 4। तो 6 देखो, दोनों में 6 और 6, 6 के घन में 216, तो दोनों का इकाई का अंक समान। 9 का घन 729, इकाई का अंक समान। 10 का 1000, तो इकाई का अंक समान। 11 का 1331, तो 1 है इकाई का अंक। 14 का 2744 होता है, तो 4 इकाई का अंक। 5 का 125, तो 5 इकाई का अंक समान है। यहाँ पर हमने छांट लिया ऊपर वाली सारणी में से। उपयुक्त सारणी में से उन संख्याओं था उनकी संख्याओं को छांटो जिनमें इकाई के अंक अलग अलग हों। तो यहाँ पर 2 का घन 8 होता है, तो इसमें तो इकाई का अंक 2 है, यहाँ पर 8 है ना। इसमें इकाई का अंक 3 है, यहाँ पर 7 है। 7 का 343 होता है, तो इसमें 7 है, 3 है। तो अलग वाले हमने छांट लिए। कौन कौन से है? 2, 3, 7, 8, 12 और 13 का घन। क्या इनमें भी कोई पैटर्न समान है? इनमें 2, 8 और 12, 18 के घनों के इकाई अंकों को देखो। तो 2 का घन तो प्यारे बच्चों होता है 8 और 8 का घन होता है 2। यहाँ पर 12 का घन होता है 8 और 18 का घन होता है 2। तो यहाँ पर हमें एक पैटर्न समझ में आया, जिसका इकाई का अंक 2 होता है ना, तो उसके घन में 8 आता है। जिसका इकाई का अंक 8 होता है ना, उसके इकाई का अंक घन में 2 आता है। तो यही समझे ना। इसी प्रकार 12 में इकाई का अंक क्या है? 2 है, तो यहाँ कितना आ रहा है? 8। यहाँ 8 है तो यहाँ 2 आ रहा है, तो यानी 2 वाले का 8 आ रहा है और 8 वाले का 3 आ रहा है, 8 वाले का 2 आ रहा है और 2 वाले का 8 आ रहा है। निम्नलिखित संख्याओं के घनों तीसरी घात की इकाई के अंक यह ध्यान रहे कि तुमने बिना गणना किए अंक बताना है। एक के घन में इकाई का अंक 1 होगा, तो 1 को तो आसान है बताना। इसके बाद में 7 के घन में इकाई का अंक कितना होगा? 3। 9 के घन में इकाई का अंक 9 होगा। 6 के घन में इकाई का अंक 6 होगा। 27 के घन में इकाई का अंक क्या होगा? 3 होगा। 516 के घन में इकाई का अंक 6 होगा और 25 के घन में इकाई का अंक 5 होगा और 1000 में इकाई का अंक 0 होगा। तो आपने बिना गणना किए वो कैसे बताया? जैसे यहाँ पर 27 का बताना है, तो 7 है ना, इसका इकाई का अंक 7 को ले लो, 7 को 3 बार गुणा कर लो। 7 की गुणा 343 आती है, तो इसका इकाई का अंक कितना आया? 3। तो यहाँ लिख दिया ना 3। यानी आपको कितनी भी बड़ी संख्या हो उसके घन के इकाई का अंक पता करना हो, तो लास्ट वाली जो संख्या है मतलब उसके इकाई का अंक है, उसको 3 बार गुणा करके देख लो, घन करके देख लो। आगे बिना गणना किए निम्नलिखित संख्याओं की घन संख्या का इकाई का अंक पता लगाइए। तो यहाँ पर 19 का पता लगाना है। तो 19 में क्या है? 19 में 9 है ना, तो 9 को 3 बार गुणा करेंगे 729 आएगा। तो यहाँ कितना आएगा? 9 का 9 ही आएगा। 45 है, 45 में इकाई का अंक 5 है, 5 को गुणा करके देख लो 3 बार, तो 125 आ रहा है। कितना आ रहा है? 125। तो इकाई का अंक 5 लिखा हमने यहाँ पर। आगे 84 में 4 को देख लो, 4 चौके 16, 16 चौके 64 होता है, तो 4 ही आएगा। 147 में 7 होता है, तो 7 वाले का अभी हमने करके देखा था 3 आया था। 311 है, 11 में 1 को करेंगे 3 बार 1 ही रहेगा, तो 1 ही आएगा। और ये हमने पैटर्न देखा यह था, 2 वाले का कितना आता है? 8 और 8 वाले का 2 आता है, 3 वाले का 7 आ जाएगा यहाँ पर। प्रश्न संख्या 2 की एक सारणी से पता लगाओ कि कौन सी संख्या पूर्ण घन है, इन पर गोला लगाओ। तो प्रश्न संख्या 2 की नंबर 1 सारणी के अंदर अगर हम चेक करेंगे तो 216 घन है, 81 घन है, 125 है, 729 है, 512 है, 8 है। तो यहाँ पर 4, 25 और 256 नहीं है। तो देख भी लेते हैं प्रश्न संख्या 4 का एक, प्रश्न संख्या 2 का एक, सॉरी, प्रश्न संख्या 2 का एक। तो इसको आपको देखना था यहाँ पर, ठीक है।
इस सारणी में से बताओ कि 0 और 100 के बीच कितनी घन संख्या है। 100 तथा 1000 के बीच कितनी घन संख्या है। तो आप देख सकते हो 0 और 100 के बीच तो 1 है, 8 है, 27 है, 64 है, तो कितनी होगी 4। और 100 और 1000 के बीच 125 आती है, 216 आती है, 343, 512, 729 और 5 ये हो गई। तो यहाँ पर अगर 0 से 100 के बीच पूछे तो 4 है, और 100 से 1000 के बीच पूछे तो कितनी है 5, और 0 से अगर 1000 के बीच पूछ ले तो 9 हो जाएगी। आओ तुम्हें अभाज्य गुणनखंड करने की नई विधि बताते हैं। तो 216 का यहाँ पर इस लड़की ने इस तरीके से गुणनखंड किया। 4 को 216 से भाग दिया, 54 आ गया। 6 को 6 से 54 को भाग दिया, 9 आ गया। तो यहाँ पर इसने गुणनखंड करने की कोशिश की है। तो आओ इन्हें हम अभाज्य बनाएं। तो 4 को अगर अभाज्य बनाएंगे तो 2 गुणा 2 6, इसने किया तो 6 का आगे और हो जाता है, 9 का भी आगे हो जाता है। क्या ये गुणनखंड अभाज्य हैं? तो इसने ये जो गुणनखंड कर रखे हैं क्या अभाज्य है? तो यहाँ में क्या लिखेंगे? नहीं है भाई। आगे है गुणनखंड द्वारा निम्न संख्याओं के पूर्ण घन होने की जांच करें। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने अभाज्य गुणनखंड किए हैं कितने के? 130 के। तो यहाँ पर 2 अकेला ही रह रहा है, 3 भी अकेला है, 13 भी अकेला है। तो यहाँ पर 3 घन के लिए 3 के टुकड़े बनने चाहिए। जैसे 2 गुणा 2 गुणा 2, ये 3 का एक टुकड़ा है, ठीक है। 3 का एक 3 की ढेरी मतलब बन गई 2 की। तो इस प्रकार से इसमें नहीं आ रहा तो नहीं है। 345 भी नहीं आ रहा इस तरीके का। 792 भी नहीं बन रहे। 2 का तो बन रहा है लेकिन 3 का नहीं बन रहा, 11 का नहीं बन रहा। 1331 के अंदर 11 का एक टुकड़ा बन रहा है, 11 गुणा 11 गुणा 11। तो ये हाँ लिखा है हमने। इसके बाद में 512 में देखो 2 3 बार 2 3 बार 2 3 बार, तो यहाँ भी बन रही, ये भी हाँ लिखा है मैंने। 729 के अंदर 3 हाँ, यहाँ भी बन रहा है तो ये हाँ लिखा है। नीचे कुछ संख्याएं दी गई हैं, उनमें से उन घन संख्याओं पर गोला लगाओ जो किसी भी विधि से अपना कोई भी विधि अपना सकते हैं। घन संख्याओं पर गोला लगाना है तो 64 4 का घन होता है हमें पता है, 1000 है, 125 है, 729 है, 1 है, 27 है, 512 है, 8 है, 1331 है। मैंने यहाँ पर सर्किल कर दिए हैं जो घन संख्याएं घन है। इसके बाद है सारणी में खाली स्थानों को भरें। 2 का घन 8, 11 का 1331 होता है, 729 9 का होता है, 10 1000 का, 15 का 3375 होता है, 18 का 5832 होता है, 20 का 8000 होता है और 21 का 9261 होता है। नीचे कुछ संख्याएं दी गई, उनमें घन संख्याओं का मिलान करना है आपको। घन संख्याएं और संख्याएं, प्यारे बच्चों आप इसको देख सकते हैं, मैंने मिलान किया हुआ है कुछ एक। इसको हम पॉज करेंगे, पॉज करने की ज़रूरत भी नहीं है, सीधा ही बता देता हूँ। जैसे 2 का घन 8 है, 512 8 का घन है, 64 4 का घन है। इसी प्रकार 9 का 729 है, 7 का 743 है। तो मैं यहाँ पर मिलान करके आपको दिखाया हुआ है। एक इसमें मिस्टेक थी, 12 का घन जो है वो 1728 होता है, यहाँ अलग लिखा हुआ था, 8172 लिखा हुआ था, वो मैंने सही कर दिया, ठीक है। तो आप इसको देख लेना, ये घन है। 15 का घन 3375 है, 13 का 21 2197 होता है, 11 का 1331 होता है, 10 का 1000 होता है, 14 का 2744 होता है। तो यहाँ पर सम संख्याओं का घन सम होता है, बिल्कुल सही है। इसमें सम भरेंगे, विषम संख्याओं का घन विषम ही होगा। तो यहाँ पर इस खाली स्थान में हम विषम भरेंगे। ऊपर चेक भी कर सकते हैं आप। आइए घन संख्याओं के कुछ प्रतिरूप देखें। तो 10 की पावर 3, 10 का घन 10 को 3 बार गुणा जा रहा है। 20 का घन 20 को 3 बार गुणा 8 जा रहा है। 30 का घन 3 बार गुणा 2700 आया। 5 का घन 5 में 50 गुणा 50, तो यहाँ पर बार ये आ गया 1,25,000, और 40 को 3 बार गुणा किया, यहाँ पर ये आ गया 64,000। नीचे कुछ संख्या दी गई, तुम गणना किए बताओ कि वह घन संख्या है या नहीं। तो 100 घन संख्या नहीं है, क्योंकि घन संख्या के लिए आप ऊपर वाली सब में देख सकते हो 3 शून्य आ रही हैं। कितनी शून्य आ रही हैं? यहाँ पर 3। इसमें मैंने एक कम लिखी है, वो लिख लेना। तो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो 900 भी नहीं है, क्योंकि अंत में जो शून्य है वो 2 है। 1000 है, हाँ, तो 1000 ऊपर करके भी दिखाया गया है। 6000 नहीं है, तो 6 में अगर यहाँ पर 6 की जगह 8 होता ना, फिर हो जाता है। ये 6 घन संख्या नहीं है। 3 शून्य तो हैं, तो ये भी नहीं है। 27,000 में 27 जो है वो 27 के टुकड़े बन जाते हैं। 3 3 3 9 होती है, 27 3 के बन जाते हैं, और 3 शून्य भी है, तो हाँ। आगे है, इसके बाद में 1 2 3 4 5 6 6 शून्य है, तो ये भी क्या होगा?
घन संख्या होगी, क्योंकि 3 से डिवाइड होनी चाहिए शून्य की संख्या। इसके बाद में 8000, 8000 में 8 भी घन है और 3 शून्य भी है, तो पूर्ण घन होगा। 64 में 64 भी घन है और 3 शून्य भी है, तो हाँ होगा। 640 में 64 तो है लेकिन 3 शून्य नहीं है, तो नहीं होगा। अंत में 1 शून्य, इसलिए नहीं होगा। नीचे दी गई सारणी को पूरा करें। 1 का घन 1 होगा, 2 का घन 8 होगा, 5 का घन 125 होगा, 0.7 का घन 0.7 का घन 343 होगा, और आगे पॉइंट लगेगा, क्योंकि देखो 0.7 गुणा 0.7 गुणा 0.7, तो अगर इसमें देखें तो ये बन जाता है 7 7 49, 343 बटे में इसकी दशमलव टाइम बटा 10, इसकी दशमलव टाइम बटा 1000 नीचे आ जाता है, तो 3 अंकों के से पहले दशमलव लगती है, तो ये 343 3 अंकों से पहले पॉइंट लगाया हुआ, पॉइंट 343 यानी 343। आगे है 3 का घन 27 होगा। यहाँ पर मैंने ये लिखना नहीं था। 3 का वर्ग कितना होगा? 27। -4 का 64 होगा, माइनस का 9 का 729 होगा, -11 का -1331 होगा, -14 का -2744 होगा। तो यहाँ पर इसके आगे माइनस है, इसके आगे आप माइनस लगा लेना। 15 का 3375 होगा, 18 का 5832 होगा। मैंने यहाँ पर सारणी को पूरा किया हुआ है। नीचे दिए गए चित्रों में पैटर्न पहचानो और खाली स्थानों में उपयुक्त संख्या भरो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्यारे बच्चों, ये 4 का वर्ग 16 है, ये 5 का वर्ग 25 है, ये 6 का वर्ग 36 है, ये 7 का वर्ग है, ये 8 का वर्ग है, ये 9 का है, ये 10 का है, ये 11 का है। लगातार चल रहे हैं ना। यहाँ बीच में मैंने वर्ग लिख दिया, इसके बाद में यहाँ घन लिख दिया। 1 का घन 1, 2 का घन 3 का घन 27, 4 का 64, 5 का 25, 6 का 216, 7 का 743 और 8 का 512। तो इस तरीके से ये ऐसे चल रहे हैं। ठीक है, इसमें भी ऐसे चल रहे हैं। आगे है 8वीं कक्षा के कुछ विद्यार्थी स्कूल में पार्क में जाना चाहते हैं। शर्त यह कि केवल तीसरी घात वाली संख्याओं पर चलते हुए जाना है, मतलब घन संख्याओं पर आपको चलते जाना है। तो यहाँ प्यारे बच्चों, पहले तो आपको क्या करना है, इस सारणी के अंदर घन संख्या है उसके ऊपर क्या कर लेना है, सर्किल कर लेना है, जैसे मैंने किया हुआ है। और यहाँ पर स्कूल से आपको पार्क में जाना है, तो स्कूल से पार्क में जब जाओगे तो एक रास्ता ये बना हुआ, देखो यहाँ स्कूल से होते हुए ऐसे ऐसे घन संख्याओं पे जाके यहाँ 2197 पर पहुँच गए। यहाँ पर है असली झोल। यहाँ देखो 2197 पर पहुँचने के बाद यहाँ पर एक छलांग लगानी पड़ती है। तो 2197 729 पे जा सकते हैं, फिर 216 पे फीस पे आ सकते हैं, 2197 से इस पे 64 पे जा सकते हैं, फिर 216 पे जा सकते हैं, फिर पार्क में जा सकते हैं, फिर 64 से 8 पर, 8 से 200। 3 रास्ते हैं आपके सामने, तो आप कौन सा भी रास्ता 1 2 3 4 करके बना सकते हो। मैंने यहाँ पर 3 रास्ते खोजे हैं। तो तुमने कितने रास्ते ढूंढ लिए? 3। सबसे छोटी दूरी का रास्ता कौन सा है? तो मेरे को यहाँ पर 2 लगा है, तो मैंने यहाँ पर 2 नंबर लगा दिया है। आगे है 13824 किन दो संख्याओं के घनों के बीच है? तो ये 24 का घन है 23 और 25 के बीच होगा। किस संख्या के घन में इकाई के स्थान पर 4 आता है? तो 4 14 24, आगे डैश डैश, क्योंकि जिनके इकाई का अंक 4 होगा उनका 4 ही आएगा। अनुमान से बताओ कि 13824 का घनमूल क्या होगा? तो 24 होगा, निकालेंगे तो 24 के 3 टुकड़े बनेंगे, 24 बाहर आ जाएगा। अपने उत्तर की जांच करें तो यहाँ पर 13824 के जो टुकड़े हैं, अभाज्य गुणनखंड है, वो मैंने यहाँ पर किए हुए हैं। जब हम इसका घनमूल निकालते हैं ये यहाँ पर, तो देखो 1 2 बार आता है, 1 2 1 2 1 3, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 के 24 आया ना। यहाँ निकाल के दिखाया हुआ है। आगे नीचे दी गई सारणी को पूरा करें। 216 के अभाज्य गुणनखंड किए हुए हैं, घनमूल 6 आया, तो एक टुकड़ा बाहर 2 आता है, एक 3 आता है, तो यहाँ लिखेंगे 6 216 का घनमूल है। 512 के जब टुकड़े करते हैं तो 8 आता है, तो 3 टुकड़े बनते हैं 2 2 2 2 के, तो 3 2 बार आगे 8 हो गया, 8 512 का घनमूल है। 1331 में 11 3 बार आता है, तो 11 बाहर आ जाएगा, 11 है। और 1000 में 2 की एक ढेरी बन रही है, 3 की 5 की बन रही है, तो 1 2 बार आ गया, तो मतलब 10, 1000 का घनमूल है। 9261 में देखो 3 का एक जोड़ा बन गया, 7 का एक बन गया यहाँ पर, तो 7 बार आ जाएगा, 3 7 21 हो गया, तो 21 9261 का घनमूल है। संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड व उसके घनमूल के आगे गुणनखंड में कोई संबंध? हाँ, संख्या के अभाज्य गुणनखंडों के 3 टुकड़ों को गुणा करके संख्या का घनमूल बनता है। तो ये हमने ऊपर देखा। आगे है क्रियाकलाप 3, नीचे विषम संख्याओं को लिखने का एक प्रतिरूप दर्शाया गया है, तुम उसे पूरा करो। 1
यहाँ पर 1 है तो 1 का घन लिखा हुआ है यहाँ पर। इसके बाद में 1 के बाद में जो विषम संख्या 3 आती है, 5 आती है, तो 3 और 5 8, और 8 किसका घन होता है? 2 का। आगे देखो 5 के बाद 7 आती है, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, इनका जोड़ करें 7, 9 और 11 का, तो क्या आ गया? 27, और ये 3 का घन होता है। तो आगे हमें ऐसे जोड़ते जाना है। इसके बाद में 11 के बाद में 13, 15, 17, 29 आता है, तो इनको जोड़ा तो ये क्या आ गया? 64 जोड़ आ गया इनका, ये 4 का घन होता है। और इसके बाद में यहाँ पर देखो 19 के बाद में 21, 23, 25, 27, 29, तो इस कितनी संख्याएं हैं? 5। तो यहाँ पर देखो ये 5 संख्याएं, 5 का घन 125 जोड़ आएगा इनका। इसके बाद में आगे जो है इसमें 6 संख्याएं यहाँ ही हैं, तो यहाँ पर 6 का घन 216 होता है, इनका जोड़ करके देख लेना अपने, 216 आएगा। 7 संख्याएं होंगी तो 7 का घन होगा 343 होगा। तो चौथी पंक्ति में लिखी गई संख्याओं का योग कितना है? तो चौथी पंक्ति में 13, 15, 17, 19 लिखी है, 64, और 64 किसका घन होता है? 4 का घन होता है। सातवीं पंक्ति में कौन कौन सी संख्या लिखी गई? तो मैंने यहाँ पर लिख के दिखाया हुआ है, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55 लिखी हुई है। तो सातवीं पंक्ति का योग 343 होगा, जो कि 7 का घन है। तो इसमें से तुम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो? इससे एक फॉर्मूला बन जाता है, प्रथम n विषम संख्याओं का योग n के घन के समान होता है, यानी जितनी संख्या है उसका घन, लगातार क्रमागत संख्याएं हो। किसी भी पंक्ति की पहली संख्या इस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो पंक्ति क्रमागत संख्याएं 4 जो है, तो 4 गुणा 3 प्लस 1 13, 5, 5 गुणा 4 प्लस 1 प्लस 21। आगे है 6, तो 6 से पहले 5 प्लस में 1 31, 7 का करना है, तो 7 से पहले 6, 7 से 42 प्लस में 1 43, 8, 8 से पहले 7 होता है, 856 प्लस 1 57, 9, 9 से पहले 8, तो 9 8 72 प्लस में 1 73, 10 से पहले 9 और 10 गुणा 9 10 90 प्लस 1 91। तो ये हमारे पास एक पैटर्न बन गया। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सत्य अथवा असत्य में दो। तीसरी पंक्ति में क्रमागत संख्याओं का योग 3 का घन होता है, तो बिल्कुल सत्य बात है ये। सातवीं पंक्ति में जिन संख्याओं का योग, उनमें प्रथम संख्या 43 है। सातवीं पंक्ति में जिन संख्याओं का योग है उनमें प्रथम संख्या 43 है, तो 343। एक मिनट दोबारा से देखते हैं। सातवीं पंक्ति के अंदर ये देखो 43 ही तो है, तो ये भी सत्य है। निम्न सारणी को पूरा करें। यहाँ पर संख्या फर्स्ट, संख्या सेकंड, संख्या फर्स्ट का घन, संख्या सेकंड का घन, दोनों का अंतर, और फिर 3 गुणा में पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या प्लस 1, इस तरीके से आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखो पहली संख्या 2 है, दूसरी संख्या 1 है, तो संख्या 1 का घन 2 का करेंगे 8 आएगा, 1 का घन निकालेंगे 1 ही आएगा, तो अंतर 8 में से 1 गया 7। और इसको किस पैटर्न में लिखना है? देखो 3 लिखना है, 3 गुणा में पहली संख्या 2 लिखनी है, तो 2 लिख ली थी, दूसरी 1 लिखनी है, प्लस में 1 जोड़ना है। इसके बाद में देखो यहाँ पर 3 और 2 संख्या है, तो 3 का घन 27 होता है, 2 का 8 होता है, 27 में से 8 गया 19 बच गया। लिखना कैसे है? पहले 3 लिखना है, फिर पहली संख्या लिखनी है, तो 2 लिखा, दूसरी संख्या 2 लिखा, प्लस में 1 जोड़ा, तो यहाँ पर 3 3 9 2 18 19 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा है। 4 और 3 है, तो 4 का 64 होता है, 3 का घन 27 होता है, 64 में 27 गया 37, तो आगे 3 लिखना है और पहली संख्या लिखनी है 4, और गुणा में दूसरी संख्या लिखनी है 3, प्लस में 1 जोड़ना है, यहाँ पर आएगा 37। तो इस तरीके से आपको इस सारणी को पूरा करना है। किस सबसे छोटी प्राकृत संख्याओं से भाग देने पर निम्नलिखित संख्याएं पूर्ण घन संख्याएं हो जाएंगी? तो यहाँ पर 2000 जो है, 2000 जो है उसको मैं 2 से भाग दे दूं तो 1000 हो जाता है, और 1000 देखो 1000 के 3 टुकड़े बन जाते हैं। अब 2000 के नहीं बन रहे थे वहाँ पर, ये 2000 है, इसके आगे 2 लगा दिया, तो मतलब 2 से हमने भाग दिया, तो ये क्या होगी? पूर्ण घन बन गई। 14,641 को 11 से भाग दे देंगे तो पूर्ण घन बन जाएगी। 24 से 1 को 7 से भाग दे देंगे तो पूर्ण घन बन जाएगी। 16 को 2 से भाग देने पर, 121 को 121 से भाग देने पर, 625 को 5 से भाग देने पर किस सबसे छोटी प्राकृत संख्या से गुणा करने पर निम्नलिखित संख्या पूर्ण घन बन जाएगी? तो 500 जो है उसको 2 से गुणा करेंगे तो 1000 बन जाता है। वैसे अगर टुकड़े करें 500 के, देखो 250, और क्या हो गया 125, फिर 5 25, और फिर 5 5 25, तो 5 इसका बनता है 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 गुणा 5 गुणा 5, तो 5 का तो देखो एक टुकड़ा बन रहा है, 2 में कमी रह रही है, तो 2 से गुणा करनी पड़ेगी।
तो यहाँ इस तरीके से मैंने लिखा है 25 को अगर 5 से गुणा कर दें तो 3 5 हो जाते हैं, देखो फिर ये पूर्ण घन हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार 392 को 7 से कर देंगे, 121 को 11 से कर देंगे, 200 को 5 से कर देंगे तो ये पूर्ण घन संख्याएं बन जाएगी। तो प्यारे बच्चों, ये थी वर्कबुक आपकी घन और घनमूल वाली जो आज हमने हल की। तो थोड़ा ज़्यादा मैं डीपली नहीं गया हूँ, क्योंकि जब आप क्लास रूम में समझते हो तो इसको अच्छी तरीके से समझाया जाता है। तो मैंने कोशिश की है कम समय के अंदर समझाने की। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।